हेलो जी, नमस्ते, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और ऑडियो वीडियो मेरी बता दें क्लियर है कि नहीं? दिखाई सुनाई दे रही हूँ मैं? गुड इवनिंग। क्लियर है? ओके जी, थैंक यू वेरी मच। तो जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे चल रही जिंदगी? कैसे चल रही स्टडी? गुड इवनिंग। मस्त। मैं भी मस्त हूँ। चलें स्टार्ट करें पढ़ाई। जल्दी जल्दी से सिलेबस कवर करना है तो इसलिए फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं, है ना? कल हमने धूमिल को पढ़ा था, आज हम नागार्जुन को पढ़ने वाले हैं। और नागार्जुन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए थे, अब हमने देखनी है इनकी कविता कालिदास, है ना? ठीक है। शुभ संध्या, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट करें? अभी बहुत ज्यादा सिलेबस बचा हुआ, हाँ जी। चिंता नहीं करो आप, हम आपको पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। हम हमारे ऊपर विश्वास रखिए। ठीक है। नमस्ते। तो थोड़ा सा विश्वास आपने किया है मुझ पे, थोड़ा सा और कर लो। ठीक है। शुभ संध्या शीला। चलें हम स्टार्ट कर रहे हैं कालिदास कविता। नागार्जुन की कविता कालिदास कविता सतरंगे सॉरी नागार्जुन की कालिदास कविता सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह में संकलित है। ध्यान देंगे। पूरा विश्वास है। ओके गुड दिनेश। 100% विश्वास। आप पर ही विश्वास है, हाँ। तो अपने ऊपर भी विश्वास रखें, पूरा पूरा मुझ पर ही मत रखें, क्योंकि आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, है ना? जो मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में एनफ नहीं है। नेट जेआरएफ के लिए एनफ नहीं है। खुद भी आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि मैं आपको नेट जेआरएफ करवा दूंगी। मैं ये कह रही हूँ कि मैं सिलेबस कवर करवा दूंगी। ठीक है। कालिदास कविता का सार देखते हैं पहले। इस कविता में नागार्जुन संस्कृत के महाकवि कालिदास के माध्यम से कविता की रचना की बात करते हैं। नोट्स एनफ है, हाँ जी, नोट्स ठीक है इतने। बस आपको एक गाइड से पढ़ना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे और पढ़ना पड़ेगा आपको। मीन्स रिवीजन, बार बार रिवीजन करो। जो चीजें हम पीछे पढ़ के जा रहे हैं उनको भी आप रिवाइज करो। अगर आप रिवाइज करोगे तब आपको चीजें याद रहेंगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है। मांडे वाली जो आप गाइड है आपकी, उसको भी पढ़ा करो, उसको 2-3 बार पढ़ जाओ पूरा। ठीक है, शुरू से एंड तक। जिनके पास नहीं है, पीडीएफ पड़ी हुई है, टेलीग्राम पर भी है और ऐप पर भी है, तो पीडीएफ से पढ़ लो। जिनके पास बुक है, बुक से पढ़ लो। साथ में कोई भी आपके पास एक गाइड होनी चाहिए, लाइक दृष्टि की गाइड, अरिहंत की गाइड, है ना? तो दृष्टि है, दृष्टि है तो दृष्टि से पढ़ना शुरू करो। ठीक है। उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दो। और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर, जो मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, जो आपके रिसेंटली पेपर हुए हैं,
23, 22, 21, 20 है ना, 19 से लेकर के सारे जो है उनको बार बार करो। पांडे वाला नहीं है, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कालिदास कविता का सार। इस कविता में नागार्जुन संस्कृत के महाकवि कालिदास के माध्यम से कविता की रचना की बात करते हैं। कालिदास जी ने अपने काव्यों में जिन पात्रों को जिन पात्रों की पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव किया, उन्हीं पात्रों का उदाहरण नागार्जुन ने दिया है। अरिहंत है, अरिहंत भी बहुत अच्छी है, दृष्टि भी अच्छी है। ठीक है, दोनों पढ़ना शुरू करो, जिसके पास जो भी है वो पढ़े, उसके बिना नहीं होगा। कोई बात नहीं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ पढ़ लो, क्योंकि उसमें शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं ना, तो कुछ चीजें आपको जो कहीं पे भी नहीं मिलेंगी शॉर्ट शॉर्ट में, वो उसमें मिल जाएंगी। उसमें क्या है कि जैसे आपकी बहुत सारी बुक्स है ना, नगेंद्र वाली हो गई, रामचंद्र तिवारी वाली हो गई है ना, रामस्वरूप चतुर्वेदी वाली हो गई, शुक्ल वाली हो गई, ये सारी किताबों की उसमें शॉर्ट दिया हुआ है, सारा शॉर्ट नोट्स है उसमें। टाइम भी कम है, नहीं उतना भी कम नहीं है, वो छोटी सी है, सिर्फ 200 250 300 पेजेस की है, उसको आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं भी उसको एग्जाम से पहले, मीन्स मेरा ऐसा था कि एग्जाम से पहले मैंने वो जब रिवीजन करते हैं हम, जब एग्जाम आपका मतलब होने वाला होता है, 2-3 दिन रह जाते हैं, तब मैं उसको पढ़ना स्टार्ट करती थी। मीन्स पहले भी पढ़ी हुई होती थी मैंने, जैसे मान लो 2 बार मैंने पहले पढ़ ली वो, लेकिन एग्जाम टाइम में फिर मुझे एक बार वो पढ़नी होती थी, तो मैं उसको 2-3 दिन में पूरा पढ़ लेती थी। ठीक है, तो 2-3 दिन आपके हार्डली लगते हैं उसमें, अगर आप ढंग से उसको पढ़ो तो इतनी भी बड़ी नहीं है, है ना। दृष्टि से काम चल जाएगा, दृष्टि पढ़ो, मैं बोल तो रही हूँ, दृष्टि तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पढ़ो दृष्टि। मीन्स है, बड़ी है ना वो भी, तो उसमें भी टाइम लगेगा, बट ये कि आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। बिल्कुल भी फालतू चीजों में जो है वो टाइम वेस्ट करना बंद करो, है ना। जैसे आप मोबाइल में लगे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो शॉर्ट्स ही देखने लगे हैं, घंटों घंटों बीत गए, कोई पता नहीं आपको टाइम का। तो ये चीजें अगर आपके अंदर हैं तो इसको अभी खत्म कर दो। ठीक है, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे चले गए हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, व्हाट्सएप पे किसी ने स्टेटस डाला है, आप उधर से किसी लिंक पे पहुंच गए और आप सीधा पहुंच गए इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे पहुंच गए, है ना, लिंक से, तो वो लिंक तो रह गया उधर ही व्हाट्सएप पे ही, और आप घूम रहे हो अभी दुनिया, है ना। तो ये सोशल मीडिया की दुनिया जो है बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो इसका पीछा छोड़ दो, जितना हो सकता है पढ़ाई करो। ठीक है, चलो अभी मैं बंद कर रही हूँ प्रवचन, और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाना आपको। कालिदास जी ने अपने काव्यों में जिन पात्रों की पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव किया, उन्हीं पात्रों का उदाहरण किसने दिया? नागार्जुन ने दिया है। ठीक है, कालिदास कविता का प्रथम अनुच्छेद रघुवंश महाकाव्य के प्रसंग पर आधारित है, ध्यान रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला प्रसंग जो है वो रघुवंश महाकाव्य के प्रसंग पर आधारित है। कालिदास, यह सच सच बतलाना इंदुमती के मृत्यु शोक से, अज रोया तुम रोए थे कालिदास, सच सच बतलाना। ठीक है, महाराज, अज की पत्नी इंदुमती के मृत्यु शोक में जिस तरह से आपने विलाप का चित्रण किया है, वास्तव में वह अज का विलाप था या उनका दुख तुमने अपने भीतर धारण किया था, है ना। क्या होता है कि कई बार हमारे हृदय में पीड़ा होती है, हमारे हृदय में दुख होता है, या फिर कवि के हृदय में दुख है, अपना दुख है, पर्सनल दुख है, लेकिन वो अपने दुख को किस तरह से व्यक्त करता है? किसी दूसरे व्यक्ति का उदाहरण देकर के वो उस दुख को व्यक्त करता है ना। तुम्हारा यह विरह वर्णन देखकर तो यही महसूस होता है कि मानो महाराज अज के आंसू नहीं होकर तुमने ही उसके जगह आंसू बहाए हो, मीन्स तुम्हारे हृदय की वो पीड़ा थी, है ना। प्रवचन समाप्त। हाँ, मेरे मैम ऐसा कहते थे जब वो थोड़ा मोटिवेट करते थे हमें, तो कई बार बच्चे परेशान होते थे कि मैम तो लोग बोल रहे हैं तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ अभी तक, कोई नेट जेआरएफ नहीं हुआ, तो मैम थोड़ा मोटिवेट करते थे कि दुनिया बोलती है कोई बात नहीं, आप सफल होंगे तो अच्छा होगा, बेस्ट होगा सब कुछ, है ना। तो फिर लास्ट में मैम यही बोलते थे, प्रवचन खत्म हुए और जल्दी से आप सारी गुरु दक्षिणा दो मुझे। 21-21 रुपए रखो सारे। तो फिर प्रवचन खत्म इस तरह से करते थे। सरस्वती पांडे की बुक कैसी है? हाँ जी, वही तो पांडे वाली वही बोल रही हूँ मैं, सरस्वती पांडे। सरस्वती पांडे अच्छी है,
लेकिन उसके अलावा आपके पास एक गाइड दृष्टि और अरिहंत में से कोई होनी चाहिए। ठीक है, सरस्वती पांडे भी आपको पढ़नी है। दूसरा प्रसंग कुमार संभव महाकाव्य से है। अ, घृत मिश्रित सुखी समिधा समकाम देव जब भस्म हो गया, भस्म होगा, भस्म हो गया, रति रोई या तुम रोए थे। इस प्रसंग में असुरों के वध हेतु शिवाजी के पुत्र की शिवजी के पुत्र की आवश्यकता थी। ऑडियो वीडियो नहीं आ रही है, कोई बताओ। मेघा को, मेघा नहीं मनीषा को, सॉरी, मेघा गुड इवनिंग। कोई मनीषा को बताओ कि ऑडियो वीडियो सब ठीक है और आप जो है वो लेफ्ट करके आइए। ठीक है। सती के दाह के पश्चात शिवजी वैरागी होकर समाधि में लीन हो गए थे, इसलिए सभी देवताओं ने शिवजी की समाधि तोड़ने और उनके काम भावना को जगाने के लिए प्रेम के देवता कामदेव को शिवजी के पास भेजा था। अच्छा, ऐसी स्टोरी है इसकी। कामदेव ने शिवजी की तपस्या को भंग कर दिया, परंतु स्वयं उनके क्रोध के पात्र बन गए। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा ये। शिवजी की तीसरी आंख से निकली ज्वाला में कामदेव के जलकर भस्म होने पर उनकी पत्नी का रुदन क्रंदन सुनकर क्या तुमने अपने आंसू से अपनी आंखें नहीं धोई थी? अर्थात अर्थात रति के दुख का जो वर्णन तुमने काव्य में किया है उसे पढ़कर तो यही कहा जा सकता है कि रति की पीड़ा को तुमने हृदय की गहराइयों तक अनुभव किया था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह आंसू रति के नहीं होकर तुम्हारे ही थे। लेफ्ट की तो आया, हाँ। सबसे पहले अगर कोई दिक्कत होती है तो खुद लेफ्ट करना है, अगर फिर भी दिक्कत है तब बोलना है, क्योंकि कई बार हमारे पास ही प्रॉब्लम रहती है। तीसरा प्रसंग किसका है? मेघदूत महाकाव्य। पहले किसका था? रघुवंश महाकाव्य। अब किसका है? मेघदूत महाकाव्य पर आधारित है। ये दूसरा तीसरा प्रसंग जो भी है ये आपको याद रखना है किस पर आधारित है। अब है उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर रोया यक्ष की तुम रोए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि यक्ष की तरह पीड़ा को कालिदास ने भोगा था, तभी तो विरह काव्य लिख पाए थे, है ना। कभी कभी जो है जिस पीड़ा को खुद भोगता है तभी तो वो उसको कविता में उतार पाता है ना। लेकिन वो किसी के माध्यम से उस पीड़ा को व्यक्त करता है, जैसे यहाँ पर अज के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं? अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। शिव जी की तीसरी आंख से निकली ज्वाला में कामदेव ने जलकर भस्म होने पर उनकी पत्नी का रुदन क्रंदन सुनकर क्या तुमने अपने आंसू से अपनी पत्नी की आंखें नहीं धोई थी? सॉरी, अपनी आंखें नहीं धोई थी। अर्थात रति के दुख का जो वर्णन तुमने काव्य में किया, मतलब ये वही जो हमने पीछे भी पढ़ा था, तो सेम यही यहाँ पे रिपीट है। अब यहां से जो है थोड़ी पंक्तियां हैं कविता की। घृत में श्रित सूखी समिधा समकाम देव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। पंक्तियां ध्यान से पढ़ना। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा। उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो। अमल धवल गिरि के शिखरों पर प्रियवर तुम कब सोए थे? अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। ठीक है, ये बादल को घिरते देखा है कि कवि पंक्तियां हैं जो मैंने अभी बोली, लेकिन जो ये वाली है यहाँ, ये एक जैसी आपको पंक्तियां मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अमल धवल गिरि के शिखरों पर प्रियवर तुम कब सोए थे, अगर आपसे ये प्रियवर तुम कब सोए थे ये पंक्ति आपसे पूछ ली जाए तो ये पंक्ति है जी कालिदास कविता की। कौन सी कविता की? कालिदास। बट अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, ये कौन सी कविता की पंक्ति है? बादल को घिरते देखा है। ठीक है, रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच बतलाना। ठीक है, यहां पर ये कविता जो है वो खत्म हो गई है।
नीचे जो दूसरी कविता स्टार्ट होगी, बादल को घिरते देखा है, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं रहा है, ये साथ साथ ही हो गया, इसको मैं अभी पीडीएफ में ठीक कर दूंगी। ओके, अभी कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको ठीक कर दिया अभी। कालिदास सच सच बतलाना, यहां तक ये कविता। इस कविता को पढ़ लेना, आपकी गाइड में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, बादल को घिरते देखा है कविता। यह कविता जो है वो नागार्जुन की कविता संग्रह युग धारा में संकलित है। ध्यान देंगे, युग धारा, धारा की तरह बादल बहते हैं ना जब बारिश होती है, तो ऐसे याद रख लेना इसको। इस कविता में कवि ने बादल और प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। नागार्जुन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि थे। ठीक है, ये घुमक्कड़ कवि कहा इनको जाता है। उन्होंने बादल को घिरते देखा है कविता में अपने मान सरोवर मान एक मिनट, यहीं पे लिख देती हूँ ना, नहीं तो इसको ठीक करना पड़ेगा। मान सरोवर नाम इस था इसमें, इसलिए मानसरोवर यात्रा की स्मृतियों का वर्णन किया है। उन्होंने वहां छोटे छोटे ओस के समान बादलों, मानसरोवर पर अनेकों स्वच्छ और कलकल बहती हुई नदी, झरनों को देखा। वहां पर आए हंस के झुंड को देखा, जो उसमें जो उमस और गर्मी से परेशान होकर आए थे। वे सब वहां पर खेलते हुए जीने का आनंद ले रहे थे। कौन? हंस, हंसों के झुंड। कालिदास की कविता लंबी है, बहुत लंबी है, इसमें शॉर्ट में दी हुई थी। ठीक है, अभी मेरे को मिल गई तो मैं पूरी कविता इसमें डाल दूंगी, नहीं तो फिर पीडीएफ आपको भेज दूंगी। ठीक है, नागार्जुन ने वहां की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा है कि सूर्योदय होने के उपरांत वहां दृश्य कैसे परिवर्तित हो जाता है। ये एक्चुअली कालिदास जो कविता है वो थोड़ी लंबी है। सभी पर्वत पहाड़ स्वर्ण कलश की आभा सा दिखाई पड़ते हैं। आभा से दिखाई पड़ते हैं, आभा से। किस प्रकार चकवा चकपी रात में बिछड़ जाते हैं और दिन में वे दोनों मिलकर अपना प्रणय कलह छेड़ते हैं। उस सूक्ष्म और अनूठे अनुभव को कवि ने अपनी कविता में समाहित किया है। कवि ने उस हजारों फीट की ऊंचाई पर भी मृग को उस दिव्य सुगंध की खोज में भागते हुए देखा है। हजारों फीट की ऊंचाई पर भी एक जो कस्तूरी मृग कहते हैं उसको, है ना, तो वो मृग क्या करता है, वो हिरण क्या करता है, एक सुगंध होती है जो उसी के अंदर होती है कस्तूरी की, तो उसी के पीछे पीछे वो भागता रहता है। वो सोचता है कि जो खुशबू है वो कहीं और से आ रही है, तो उसको ढूंढने के चक्कर में वो भागता ही रहता है, लेकिन वो सुगंध जो है, लिखा है जिस कस्तूरी की सुगंध उसकी नाभि में ही होती है ना, उसकी नाभि में होती है वो, लेकिन वो क्या करता है, झूठा सच का पीडीएफ नहीं मिल रहा, झूठा सच का पीडीएफ। अच्छा, एक बार मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, याद करवा देना। ठीक है, याद करवा देना, टेलीग्राम पे याद करवा देना या फिर क्लास के बाद याद करवा देना। इस दृश्य को कवि ने साक्षात देखा है। कवि कहते हैं कि मैं मानसरोवर आया, मीन्स कवि ने साक्षात उस दृश्य को देखा जब जो हिरण है, जो कस्तूरी मृग जिसको कहते हैं, उसकी जो कस्तूरी की जो खुशबू है वो उसके अंदर ही होती है, लेकिन वो क्या करता है, भागता रहता है उसको ढूंढने के लिए। किंतु यहाँ पर ना अलकापुरी राज्य मिला, ना वह धनपति कुबेर का राजा, जो कालिदास ने अपनी विद्योत्मा को संदेश विद्योत्मा को संदेश बादलों के द्वारा भेजा था। वह बादल कहाँ है? शायद वह यहीं बरस गए होंगे। कवि यह भी कहते हैं कि हो सकता है कि यह बात उस कवि की कल्पना हो, जाने दो वह कवि
कभी कवि की कल्पित होगी, या मगर मैंने तो जो अपनी आंखों से देखा और महसूस किया है वह वास्तविक है, आपस में लड़ते भिड़ते गरजते और बरसते देखा है। यह मेरी कल्पना नहीं, साक्षात वर्णन है। कवि ने वहां के निवासियों और वहां के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि यहाँ पर नदियां झरझर कलकल बहती रहती हैं, भोजपत्रों की कुटियां बनी हुई हैं, यहाँ पर रहने वाले सभी लोग सुगंधित फूलों के श्रृंगार किए हुए, इंद्र नील की माला पहने, शंख और सुंदर गालों पर कुंडल लटकाए, बालों का जोड़ा बनाए, रजत मणि जैसे सुगंधित मदिरा का पान किए लोग घूमते रहते हैं। लोहित चंदन की तिलपट्टी पर निर्विरोध बाल कस्तूरी आसन मुद्रा में बैठे हुए प्रतीत होते हैं, जो मृग के छालों पर आसन लगाकर बैठे हैं। यहाँ किन्नर किन्नरियों मदिरा के नशे में किन्नर किन्नरियां मदिरा के नशे में उन्माद होकर घूमते देखा है उनको, और मैंने स्वयं बादलों को घिरते देखा है, महसूस किया है। जैसे गुरु कहे, बादल को गिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को गिरते देखा। देखो सेम पंक्तियां है ना। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। जल्दी जल्दी समझा दीजिए पीछे का। अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगी यार, फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा ना। समझो मुझे मेरी समस्या को समझो। इसको पढ़ लेना खुद से, ये यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। ये सब सामने लिखा हुआ है आपके, आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगी मैं। इसको जब आप खुद से पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, इस कविता की व्याख्या ही बताई हुई है इसमें, ठीक है। व्याख्या मतलब थोड़ा थोड़ा इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है। तो पीडीएफ आपको दे दूंगी मैं, आप इसको पढ़ लेना। फिर भी अगर नहीं समझ आएगा तो कल बता देना क्लास में, ठीक है। कल मैं इसको फिर क्लियर कर दूंगी। तुंग हिमालय की कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। हाँ हाँ, हम चले गए थे, अच्छा कोई बात नहीं, चले गए थे तो बाद में देख लेना, ठीक है। पढ़ लेना या फिर क्लास रिपीट कर लेना। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों में आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विश्व तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण थी मृदु किरणें, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो ये जो जो इन्होंने अनुभव किया, जो जो चीजें इन्होंने देखी अपनी आंखों से, वही इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया हुआ है ना। चकवा चकवी के बारे में हमने पीछे देखा था कि चकवा चकवी जो है रात में बिछड़ जाते हैं, फिर उनका जो क्रंदन है, जब वो बिछड़ जाते हैं तो उनका क्रंदन मतलब रुदन क्रंदन है ना शुरू होता है। तो फिर जब वो सुबह होते ही वो दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये चीजें जो इन्होंने अपनी आंखों से देखी उसी के बारे में यहाँ पे जो मानसरोवर के तरफ ये गए थे, वहां पर जो जो इन्होंने देखा उसी का वर्णन इन्होंने कविता में कर दिया है। शत सहस्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलख नाभि से उठने वाले निज ही के उन्मादक परिमल, ये उसकी कस्तूरी मृग की बात यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। कि कई फुट की सहस्र किसको बोलते हैं, सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर, है ना। तो जो हमने अभी पीछे देखा था कि ऊंचाई पर क्या है, जो कस्तूरी मृग है ना वो भाग रहा होता है, और उस कस्तूरी की खोज में के पीछे धावित हो होकर, धावित मतलब क्यों दौड़ता है ना, तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा। और चिढ़ रहा है क्योंकि उसको मिल नहीं रहा, वो जिसकी खोज कर रहा है उसको पता ही नहीं कि वो मेरे अंदर ही है। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास की व्योम प्रवाही गंगा जल का। ये वाली पंक्तियां जो है बहुत बार पूछी गई हैं। क्या हो रहा है, ये बादल को घिरते देखा है कविता की पंक्तियां हैं, ठीक है।
पंक्तियां सारी कविताओं की बहुत ध्यान से पढ़ लेना। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानेल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये वाली भी पंक्तियां पूछी गई हैं। नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर में महामेघ को झंझानेल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारू कनन में शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गलों में कानों में कुबले लटकाए शतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र दाक्षास पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपुटी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पालथी मारे मदिरा रुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि नागार्जुन ने हिमाचल की उन्नत घाटी देवदारू के वन और किन्नर किन्नरियों की दंत कथाओं को बादल के माध्यम से प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। मेघदूत यह संस्कृत के महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध खंड काव्य है। ध्यान देंगे, अभी हमने मेघदूत महाकाव्य से भी कुछ देखा था ना, वो इंदुमती के मृत्यु शोक वाला, है ना। तो ये वो क्या है, कालिदास की कविता है, मीन्स कालिदास का ये महाकाव्य है, मेघदूत खंड काव्य है, जिसमें नायक यक्ष और नायिका यक्षिणी शाप के कारण अलग रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। नायक यक्ष है, नायिका यक्षिणी है, श्राप के कारण अलग रहने के लिए बाध्य हैं। यक्ष मेघ को दूत बनाकर यक्षिणी के लिए संदेश भेजता है। क्या करता है, ये उसकी स्टोरी है, ठीक है। यक्ष मेघ को यानी कि बादल को दूत बनाता है और यक्षिणी यानी कि अपनी प्रेमिका के पास भेजता है संदेश। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया गया है। इस कविता में बादल का मानवीकरण किया गया है, मीन्स मानव के रूप में। जैसे अगर हमने किसी को पास संदेश भेजना तो मानव के पास भेजेंगे ना, तो जो बादल के पास इसमें संदेश भेजना बताया हुआ है तो मानवीकरण किया गया है, ठीक है। अतः मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है, छोटे छोटे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। आकर और श्यामल नील सलिल में अनुप्रास अलंकार है। मंद मंद और अलग अलग में पुनरुक्ति प्रकाश और चकवा चकवी और तरल तरुण में अनुप्रास अलंकार है। कवि कल्पित में अनुप्रास अलंकार है। गरज गरज में पुनरुक्ति प्रकाश, शत शत, ये इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अलंकार सीखने पड़ेंगे। अकाल और उसके बाद कविता। कवि नागार्जुन ने कविता की इन पंक्तियों में अकाल की भीषण स्थिति का चित्रण किया है। अकाल की स्थिति में अनाज के अभाव में मानव के साथ अन्य चीजों और जीवों की दयनीय दशा का वर्णन है। वे कहते हैं कि अकाल के कारण घर में अनाज नहीं रहने पर कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला और ना ही चक्की चली, जिससे लोगों की दशा बहुत पतली हो गई थी। भूख प्यास के कारण कानी कुतिया यानी पालतू जानवर भी खाना नहीं मिलने की उम्मीद में वहीं पड़ी रही और दीवारों पर छिपकलियां भी कीड़े मकोड़े की उम्मीद पर पहरा देती रही थी। उनकी हालत भी भूख से बहुत खराब हो गई थी। चूहा भी खाना नहीं मिलने के कारण पस्त हो रहे थे। अकाल के जाने के बाद घर में अन्न के दाने आए और घर में खुशी का माहौल शुरू हो गया। ऐसा ही होता है ना, अकाल के बाद जब खाना मिलता है तो फिर खुशी का माहौल, है ना। ऐसा लगने लगा मानो मृत इंसान वापस जिंदा हो गए हों। घर में कई दिनों के बाद चूल्हा जला, चक्की चली, आंगन के ऊपर से धुआं दिखाई देने लगा। अन्न की प्राप्ति होने पर भी सभी की आंखों में चमक दिखाई देने लगी। कौवे भी भोजन मिलने की आशा में अपने पंख खुजलाने लगे। इस तरह से वातावरण में खुशियां आ गई और यहां से होती है कविता शुरू, ठीक है। क्या है कविता की पंक्तियां? कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद।
चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। इतनी सी कविता है, और लेकिन वर्णन जो है इसमें बहुत बड़ा और बहुत सारे दिनों का वर्णन है। ठीक है। जब अकाल पड़ा है तो कई दिनों तक क्या हुआ, चूल्हे में जो है कोई आग नहीं जली, कोई धुआं नहीं ऊपर उठा। क्यों? क्योंकि अनाज नहीं था कुछ भी बनाने के लिए। तो चूल्हा जो है वो बंद है, बहुत दिन हो गए हैं। और चक्की भी उदास है क्योंकि चक्की में कुछ पीसा नहीं जा रहा है ना। जब अनाज ही नहीं है तो पीसेंगे क्या। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, मतलब कि पालतू जानवर है या फिर कोई भी है ना। तो वो क्या अपने मालिक के पास जाएगा कि मुझे खाना मिल जाए, यहाँ से कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। वो आशा में उन्हीं के पास सो रहे हैं, अपने मालिकों के पास, अपने घर वालों के पास सो रहे हैं कि मालिक जो है वो कुछ खाने को देगा। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। अब छिपकलियां भी क्या कर रही हैं, छिपकली भी दीवारों पर जो है वो घूम रही है कि कुछ ना कुछ खाने को, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ मिल जाए खाने के लिए, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिलता है। इवन अकाल जो है वो सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, अकाल जो है वो पालतू जानवरों के लिए भी है, छिपकलियों के लिए भी है, चूहों के लिए भी है। हर एक छोटे से छोटे जीव के लिए अकाल है। जब मनुष्य अकाल में है तो सब कुछ अकाल में है ना सर। सभी के लिए अकाल है, सिर्फ इंसान के लिए नहीं। तो कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। चूहों की हालत भी जो है वो बड़ी खतरनाक है, दयनीय स्थिति है। उनको भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। जब अनाज नहीं है तो वो भी क्या खाएंगे। अब क्या हुआ, बहुत सालों का अंतर जो है, मीन्स बहुत समय का अंतर जो है, सालों का नहीं कह सकते, बहुत सारे, बहुत दिनों तक जब तक अकाल रहा, इन पंक्तियों और इन नीचे वाली पंक्तियों के बीच में है ना। तो ये तो था ऊपर का हिस्सा जो कि अकाल वाला वर्णन था, जिसमें है ना अकाल का समय था। अकाल का समय, लेकिन नीचे वाला जो है अब क्या हो गया, अकाल खत्म हो गया है। तो यहाँ क्या हो गया, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। अब धुआं क्यों उठ रहा है, क्योंकि दाने घर के अंदर आ गए हैं, चक्की में दाने पीसे जा रहे हैं, आटा पीस लिया गया है, रोटी बन रही है, चूल्हे में आग जल रही है, आंगन में धुआं ऊपर दिखाई दे रहा है उठता हुआ, है ना। अब पता चल रहा है कि अकाल समाप्त हो गया है। चमक उठी घर भर की आंखें, अब घर भी चमकने लग गया कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कौवे को भी अब क्या हो गया, कुछ आशा है कि अब कुछ मिलेगा, अब लोगों के पास अनाज आ गया है और अकाल खत्म हो गया है। तो यहाँ बता रहे हैं कि कविता की शैली जो है वो वर्णनात्मक शैली और गेय काव्य है। तो वर्णन किया गया है इसमें अकाल का, तो वर्णनात्मक शैली है। अब देखते हैं खुरदरे पैर, कविता 1961 में, ये भी नागार्जुन की कविता है। और अकाल और उसके बाद कविता भी नागार्जुन की। अभी हम नागार्जुन को पढ़ रहे हैं, उनकी कविताओं को पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो हमने पीछे पढ़ी कालिदास वाली, वो भी नागार्जुन की कविता है। इस कविता में कवि ने किसान, मजदूर और जनता के पैरों में फटी हुई बेवाइयों का वर्णन किया हुआ है। किसका? किसान, मजदूर और जनता के पैर, मतलब जो मेहनती लोग हैं, मेहनत करने वाले। बेवाइयां मतलब उनकी एड़ियां जो है वो फटी रहती है ना, पैर फटे रहते हैं, दरारें पड़ी होती हैं, तो मेहनत करने वाले लोगों की वो एक निशानी रहती है। कविता को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि कवि को समाज के निम्न वर्ग से अत्यंत लगाव था। यह कविता एक रिक्शे वाले की है, मीन्स रिक्शे वाले की बात की है इसमें, इस कविता में, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर चला जाता है। आपने देखे भी होंगे रिक्शे वाले जो हैं, और उनके पैर भी देखे होंगे आपने, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, खुब गए दुधिया निगाहों में फटी बेवाइयों वाले खुरदरे पैर, धंस गए कुसुम कोमल मन में, गुट्ठल गट्ठों वाले कुलिश कठोर पैर। अच्छा। दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूंठ पैंडलों को, चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र, कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पूरे पुराने पैरों को, नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे, देर तक टकराए उस दिन तक आंखों से वे पैर, भूल नहीं पाऊंगा फटी बेवाइयां, खुब गई धुंधिया निगाहों में, धंस गई कुसुम कोमल मन में। मतलब इतनी सी ये कविता है, लेकिन एक रिक्शे वाले का इन्होंने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया हुआ है। और इन्होंने किस तरह से उस रिक्शे वाले को देखा होगा, है ना।
हमारा देखने का नजरिया मीन्स एक नॉर्मल व्यक्ति का देखने का नजरिया अलग होता है, लेकिन जिसके अंदर करुणा दया का भाव होता है, या फिर अगर कवि की निगाहों से कोई देखे तो फिर उसका देखना अलग रहता है ना। कवि का देखना अलग रहता है। अगर किसी के अंदर कोई करुणा दया का भाव है, उनका देखना अलग तरह का होता है। कई देखते हैं तो उनका देखना कैसा होता है, वो गुस्से में देखते हैं, या फिर उनको तुच्छ जानते हैं कि ये देखो इन्होंने इनके पैर फटे हुए हैं, या फिर ये धोते नहाते धोते नहीं है, साफ सुथरे नहीं रहते हैं। ये कुछ लोग इस तरह से देखते हैं, है ना। अपना अपना नजरिया सबका है, लेकिन कवि का नजरिया कैसा है? कवि क्या कह रहे हैं? खूब गए मतलब धंस गए अंदर ही, है ना। मेरी मेरी आंखों में, मेरी निगाहों में वो फटी विवाहियों वाले खुरदरे से पैर धंस गए, कुसुम कोमल मन में गुट्ठल गट्ठों वाले कुलिश कठोर पैर दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूंठ पेंडलों को। मतलब कि पेंडल वो मार रहे उससे अपने पैरों से, और चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र। मतलब कि तीन तीन पहियों वाला जो रिक्शा होता है उसको चला रहे हैं, है ना। तो इस तरह से इन्होंने वर्णन किया हुआ है एक रिक्शा चलाने वाले का। अब देखते हैं शासन की बंदूक। कविता का रचना काल है 1966। नागार्जुन की यह कविता आपातकाल के दिनों की है। आपातकाल इतिहास का केवल कालखंड ही नहीं है, बल्कि यह बेहया और खुदगर्जी वाले लोकतंत्र सत्ता का अधोपतन का एक दस्तावेज भी है। खड़ी हो गई चांप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। यहाँ से शुरू हो गई है ये कविता, ठीक है। खड़ी हो गई चांप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बड़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा विनोबा मूक, धन्य वह शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। अब है मनुष्य हूं। नागार्जुन की कविताएं चल रही हैं जो जो आपके सिलेबस में है। मनुष्य हूं कविता का मूल विषय एक कवि द्वारा समाज की स्थितियों का चित्रण है। इस कविता में कवि ने अपने आप को मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। मानव होने के कारण उनकी कल्पना भी कुंठित होती है। वह सर्जनात्मक से भी चुकता है। कवि होने के कारण शेष सृष्टि के साथ वह आत्मीय संबंध का भी अनुभव करता है। कवि भी मनुष्य होता है, इसलिए वह भी भौतिक इच्छाओं की चाह करता है। वह अपनी भौतिक जरूरतों के लिए संघर्षरत रहता है और संघर्ष से कविता का रूपांतर करता है। वह लौकिकता के माध्यम से लोकोत्तर को पाने का प्रयास करता है। ठीक है। मनुष्य हूं कविता। नहीं कभी क्या मैं थकता हूं, अहो रात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूं। मेरे चितकबरे पंखों को भास्वर छाया क्या न कभी स्तंभित होती है। हरे धान की स्निग्ध घटा पर, उड़द मूंग की निबिड़ जटा पर, आखिर मैं तो मनुष्य हूं। मीन्स कभी भी मनुष्य ही है। उरु रहित सारथी है जिसका एकमात्र पहिया है, जिसमें सात सात घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए। मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए। पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देखकर हरित भारत मन कैसा प्रबुद्धित हो जाता है। सब है इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के, तृण तरु लता गुल्म भी बहुविधि, सूर्य चंद्र सूर्य हैं, ग्रह गण भी हैं, शत सहस्र संख्या में बिखरे तारे भी हैं। सब है इस पर कालकूट भी यही पड़ा है, अमृत कलश भी यही रखा पड़ा है। नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का भी पाप यही है। अमृत प्राप्ति के हेतु देवगण नहीं दोबारा अब ठग सकते हैं दानव कुल को। तो ये आपको पता ही है ना। अमृत के लिए क्या किया था देवताओं ने? देव दानवों के साथ धोखा कर लिया था, है ना। यही बात यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं हम निराला पर। समय कितना हुआ है? समय अभी है हमारे पास, है ना। निराला की कविता है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर
किस पर व्यंग्य किया इन्होंने? पूंजीवाद सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बहाने करारा व्यंग्य किया है। यह कविता स्वतंत्रता पूर्व सन 1941 में लिखी गई थी, ध्यान देंगे। निराला जी की बहुचर्चित सामाजिक व्यंग्यात्मक कविता है। इस कविता का मूल स्वर जो है वो प्रगतिवादी है। कुकुरमुत्ता कविता की सही सही रचना तारीख जो है वो 3/4/1941 दी गई है, कि आज भी, आज 3 है कि 4 है? 3 ही है ना, आज 3 अप्रैल। तो 3 अप्रैल को ये कविता लिखी गई है 1941 में। इसका सामान्य अर्थ यह हो सकता है कि उक्त तिथि को निराला जी ने इस कविता को अंतिम रूप दिया होगा। कविता का पूर्वार्ध यानी कि पहले वाला हिस्सा अगले महीने हंस मई 41 पत्रिका में छपा था। कुकुरमुत्ता के अब तक 3 संस्करण हो चुके हैं। हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे आज? पहला संस्करण युग मंदिर उन्नाव से, दूसरा संस्करण श्री राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी से, और तीसरा संस्करण किताब महल इलाहाबाद में से छपा था। युग मंदिर उन्नाव के संस्करण में भूमिका के नीचे निराला जी के हस्ताक्षर के साथ 4/6/42 प्रकाशन तिथि दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको 41/42 याद रख लेना है। इसके अलावा 3/6/41 भी संस्करण कविता में नीचे दिया हुआ है। मीन्स इसके 2-3 संस्करण थे, इसलिए कुकुरमुत्ता के इस पहले संस्करण में कुकुरमुत्ता के अलावा 7 और भी कविताएं शामिल हैं। कुकुरमुत्ता। अच्छा, गरम पकौड़ी इनकी कविता है। प्रेम गीत, रानी और कहानी, खजोहरा, मास्को डायलॉग्स, स्फटिक, शिला और खेल। इन सभी कविताओं में सिर्फ खजोहरा को छोड़कर शेष सभी कविताओं के नीचे तिथि दी हुई है। इससे यह विदित होता है कि सभी कविताएं 39 से 42 के बीच में लिखी गई होंगी। इस प्रकार कुकुरमुत्ता का पहला संस्करण संस्करण एक कविता संग्रह है। ये कविता 2 खंडों में है। पहला खंड में कुकुरमुत्ता गुलाब पर व्यंग्य करता है। कुकुरमुत्ता क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज कुकुरमुत्ता? कुकुरमुत्ता जो है वो गुलाब पर व्यंग्य करता है। दूसरे खंड में गोली की माँ ने नवाब की बेटी बहार को अपनी हमजोली बनाया। मशरूम। कुकुरमुत्ता पूरी तरह से साल की हो गई। सही बात है, 100 की होने वाली है ना, बड़ी लंबी उम्र है। फ्लावर, फ्लावर नहीं, मशरूम है, मशरूम। छत्ता होता है ना मशरूम का। कुकुरमुत्ते का कबाब बहुत कुकुरमुत्ते को कबाब बहुत पसंद आया। कविता में कुकुरमुत्ता श्रमिक। कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है? देखो यहाँ पे ध्यान से, कविता में कुकुरमुत्ता श्रमिक, सर्वहारा और शोषित वर्ग का प्रतीक है। ठीक है, मीन्स जिसका शोषण किया जा रहा है। और गुलाब जो है वो किसका प्रतीक है? सामंती, पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है। तो ये प्रतीक किस किस के हैं, ये ध्यान रख लेना। हाँ जी, कविता का अर्थ देखते हैं। एक नवाब साहब थे, उन्होंने अपने बगीचे में लगवाने के लिए फारस से गुलाब मंगवाए। शीला ने भेज दिया, देखो, लाल रंग के, लाल रंग का कुकुरमुत्ता। तो आगे लिखा है, और उस गुलाब को अन्य फूलों के साथ लगवा दिया।
कोई गया तो नहीं? तो किन किन फूलों के नाम थे इसमें? उस बाग की क्यारियों में गुलाब के अतिरिक्त कौन कौन से फूल थे? ध्यान देना एक बार फूलों का। हो सकता है फूलों के नाम ही पूछ ले, है ना। बेला, गुलशब्बो, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रात रानी, कमलिनी, चंपा, गुलमेहंदी, गुलखैरू, गेंदा, गुलदाउदी, निवाड़, गंधराज, गुलाबाज आदि फूलों के अलावा और फलों के वृक्ष भी थे। ध्यान देंगे कि फलों के वृक्ष भी थे फूलों के अलावा। ठीक है। आगे है, जब फूलों के फूलने का मौसम आया तब फारस से लाया हुआ गुलाब का पौधा फूलों से लड़कर खिल गया, जिससे समूचे बाग के अन्य फूलों की शोभा मंद पड़ गई। उसी के पास स्थित पहाड़ी की गंदगी में एक कुकुरमुत्ता अपना सिर उठाकर खड़ा था और गुलाब को धत्ता बताते हुए उससे कहने लगा, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। यहां पर गुलाब जो है वो पूंजीपतियों का प्रतीक है। ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, गुलाब पूंजीपतियों का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता सर्वहारा अर्थात गरीब और शोषित वर्ग का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता गुलाब को ताना मारते हुए कहता है, तूने पूंजीपतियों के समान दूसरों का खून चूसा है, तब तुझे यह खुशबू और रंग और आभा प्राप्त हुई है। ना जाने कितने नौकरों और मालियों ने तेरी देखभाल की होगी, इतना होने के बावजूद भी तेरे में क्या है? कांटे हैं, है ना। इतने सारी तेरे को खाद दी गई, इतने अच्छे से तेरे को पाला पोसा गया, इतने नौकर इतने मालियों ने तेरी देखभाल की, फिर भी क्या हो गया? है तो तू बड़ा सुंदर है, लेकिन कांटे भी हैं तुझमें जो कि चुभते हैं, है ना। पूंजीपति वर्ग, तेरे पास जो भी आता है उसे तुझसे कष्ट ही कष्ट मिलता है। मतलब तू किसी को सुख नहीं देता, कष्ट देता है। तेरा व्यवहार तो उन पूंजीपतियों की तरह है जिससे कभी किसी को सुख नहीं मिल सकता है। तू बड़े बड़े लोगों, राजाओं और अमीरों का प्यारा है। तू कभी साधारण वर्ग के साथ घुल मिल नहीं सकता, मतलब तेरे अंदर घुलने मिलने वाली क्वालिटी भी नहीं है। यहां कविता में कवि ने गुलाब के बहाने पूंजीपतियों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है। कुकुरमुत्ता नितांत उपेक्षित सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है, जिसे अपनी हीनता के बोध होने से पूंजीपति जैसे गुलाब से घृणा है। निराला जी ने कविता में एक जगह अत्यंत तीखे अंदाज में लिखा है, तू हरामी खानदानी रोज पड़ता रहा पानी। ठीक है। कुकुरमुत्ता व्यक्ति है जो मुंह उठाकर खड़ा है, उसे उगाया नहीं जाता है। कुकुरमुत्ता खुद ही उग जाता है ना, वह तो स्वयं ही उग जाता है। जैसे मतलब एक तो होती है ना मशरूम जिसकी खेती की जाती है, और एक ऐसा छत्ता होता है, वो अपने आप ही उग जाता है, कहीं भी उग जाता है ना। तो बता रहे हैं कि कुकुरमुत्ता को उगाया नहीं जाता, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसके उसकी मतलब वो भी एक सिर उठा के वो खड़ा है, मुंह उठा के वो खड़ा है, और वो स्वयं ही उगा हुआ है। अर्थात गरीब और शोषित व्यक्ति जो अपने संसाधनों पर ही जीवित हैं, वे कभी किसी का शोषण नहीं करते, है ना। उनको इतना अच्छा पालन पोषण नहीं मिलता है। कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है कि तू तो बनावटी है, तू, मैं असली हूं क्योंकि मैं खुद से उगा हूं, और तुझे क्या किया गया है? उगाया गया है, और तुझे बहुत सारा पालन पोषण मिला है, खाद मिली है अच्छे से। कुकुरमुत्ता अपनी उपयोगिता बताते हुए अपने को कई रूपों में प्रक्षेपित करता है। घर में भी उग जाता है, हाँ, सही सही सही। वह अपने को छाता बताता है। जब दो कुकुरमुत्ता मिल जाएं तो शिव जी का डमरू बन जाता है ना। अगर उनके जो छत्ते हैं साइडों में कर दिए जाएं और बीच में उनकी जो वो डंडियां हैं, डंठल है, उनको जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? डमरू बन जाता है। फंगस होता है ना, हाँ। जो फ्री में मिल जाती है उसकी कदर नहीं, सही बात है। कुकुरमुत्ता अपनी उपयोगिता बताते हुए अपने को कई रूपों में प्रक्षेपित करता है। वो अपने को छाता बताता है और डमरू बताता है। अगर उल्टा कर दिया जाए तो माता यशोदा की मधानी बन जाती है। कुकुरमुत्ता अपने को सर्वव्यापक बताता है। कुकुरमुत्ता के माध्यम से सर्वहारा वर्ग के आत्मसम्मान को अभिव्यक्त किया गया है। मीन्स वो बताता है कि मेरी तो वैल्यू है ना।
अगर दो दो मिलके हम अगर हम दो मिल जाते हैं तो डमरू बन जाता है, और अगर सिंगल है और उसको उल्टा कर दिया जाए तो वो मथानी बन जाते हैं। मथानी मतलब कि जिसमें जिससे वो लस्सी बनती है ना। तो कुकुरमुत्ता ने मतलब अपनी उपयोगिता बताई है कि मैं हम जो है मैं हम जो है हमारी उपयोगिता है, और हम काम के हैं लेकिन तुम बेकाम हो, कांटे हैं तुम में। तो खाना थोड़ी है हमने, हम तो कविता पढ़ रहे हैं। कुकुरमुत्ता ने प्रगतिवादियों पर भी व्यंग्य करते हुए कहा है कि बहुत लोग असंगत बातें लिखकर कहीं ईंट कहीं रोड़ा जोड़कर अपने आप को टीएस इलियट समझने लगते हैं। निराला अपने साहित्यिक मित्रों से भी अत्यंत खिन्न थे। इसी खिन्नता की अभिव्यक्ति उन्होंने यहाँ पर की है। कवि का कहना है कि गुलाब कांटों से घिरा हुआ है, जिसके कारण वह सामान्य वर्ग से कटा हुआ है। कविता में कुकुरमुत्ता शोषित होने के बावजूद भी स्वाभिमानी प्रतीत होता है। एक दिन कुकुरमुत्ता की नवाब की बेटी बहार ने कुकुरमुत्ता की सब्जी खाई तो उसे बहुत पसंद आई। नवाब ने तुरंत माली को कुकुरमुत्ता लाने का हुक्म दे दिया, परंतु माली ने कहा कि अब ताजा कुकुरमुत्ता नहीं है। यदि आप कहें तो गुलाब लेकर आऊं। माली की बात सुनकर नवाब गुस्सा होकर बोले, जहां गुलाब उगे थे वहां कुकुरमुत्ता उगा दो, क्योंकि गुलाब का तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। अब गुलाब तो खा नहीं सकते हैं। अब नवाब की बेटी है, वो गुलाब थोड़ी ना खाएगी, भाई उसको कुकुरमुत्ता पसंद है तो कुकुरमुत्ता खाएगी। तो नवाब को गुस्सा आया कि जहां गुलाब उगाए थे उखाड़ दो उनको और उसकी जगह क्या लगा दो, कुकुरमुत्ता उगा दो। माली ने कहा, हुजूर कुकुरमुत्ता उगाया नहीं जा सकता है, उसका कोई बीज नहीं होता है, वो तो स्वयं ही उग जाता है। तो मतलब वो इतना वैल्यूएबल है कि मिलता नहीं है ऐसे। कभी उग गया तो उग गया, नहीं तो फिर छुट्टी करो। लेकिन गुलाब जो है उगाया जाता है, फिर भी कांटे उसमें होते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। गुस्सा आया, कांपने लगे नवाब, बोले, चल गुलाब जहां थे उगा, सबके साथ हम भी चाहते हैं अब कुकुरमुत्ता। बोला माली, फरमाए माफ खता, कुकुरमुत्ता अब उगाया नहीं उगता। कुकुरमुत्ता निराला जी की सामाजिक चेतना एवं प्रयोगशील प्रवृत्ति की निरूपित करने वाली प्रवृत्ति को निरूपित करने वाली कविता है। अब कविता पढ़ते हैं। एक थे नवाब, फारस से मंगवाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए, देशी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर, गजनबी का बाग मगहर लग रहा था। सॉरी, मनहर लग रहा था, मनहर मतलब मनोहर। एक सपना जग रहा था, सांस पर तहजबी की। अंधेरा हो गया था फिर से, अभी ठीक है। जब सपना जग रहा था, सांस पर तहजबी की, गोद पर तरतीब की, क्यारियां सुंदर बनी, चमन में फैली घनी, फूलों के पौधे वहां लग रहे थे खुशनुमा। बेला गुलशब्बो चमेली कामिनी, जूही नरगिस रात रानी, कमलिनी चंपा गुल मेहंदी गुल खैरू गुल अब्बास, गेंदा गुल दाऊदी निवाड़ गंधराज। आपको कोई नाम लेके फूल का पूछा जा सकता है, क्या इसका ये वाला फूल का नाम जो है कुकुरमुत्ता में है कि नहीं है, ठीक है। और किरने फूल फवारे कई रंग अनेकों, सुर्ख धनी चंपई, आसमाने सब्ज फिरोज सफेद जर्द बादामी बसंत सभी भेद। फलों के भी पेड़ थे फलों के भी पेड़ थे, ध्यान देंगे। आम लीची संतरे और फालसे, चटकती कलियां निकलती मृदुल गंध, लगे लगकर हवा, चलती मंद मंद, चहकती बुलबुल मचलती टहनियां, बाग चिड़ियों का बना आशियां, साफ राह सरा, दोनों ओर दूर तक फैले हुए गुलछोड़, बीच में आराम गाह दे रही थी, बड़प्पन की था, कहीं झरने कहीं छोटी सी पहाड़ी, कहीं सुथरा चमन नकली कहीं झाड़ी। आया मौसम, खिला फारस का गुलाब, बाग पर उसका पड़ा था रोब ओदाब, वहीं गंदे में उगा देता हुआ बुत्ता, पहाड़ी से उठे सर ऐंठ कर बोला कुकुरमुत्ता, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगुआब, खुद खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट।
कितनों को तूने बनाया है गुलाम, माली कर रखा सहाया जाड़ा घाम। हाथ जिसके तू लगा, पैर सर रख कर वे वो पीछे को भागा। औरत की जानिब मैदान यह छोड़कर, तबेले को टट्टू जैसे तोड़कर, शाहों राजों अमीरों का रहा प्यारा। तभी साधारणों से तू रहा न्यारा। वरना क्या तेरी हस्ती है, पोष तू कांटों ही से भरा। यह सोच तू कली जो चटकी अभी, सूख कर कांटा हुई होती कभी। रोज पड़ता रहा पानी तो हरामी खानदानी, चाहिए तुझको सब मेहरू निस्सा। जो निकले इत्र रू ऐसी दिशा, बहा कर ले चले लोगों को, नहीं कोई किनारा। जहां अपना नहीं कोई भी सहारा, ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा। पेट में डंड पेले हो चूहे, जबां पर लफ्ज प्यारा। देख मुझको मैं बढ़ा, 1.5 बलिश ऊंचे पर चढ़ा। और अपने से उगा मैं, बिना दाने का चुगा मैं। देखो मैं मतलब इतना ऊंचा हूं और अपने आप से ही उगा हूं, बिना दाने से ही उगा हूं। ऐसा नहीं कि कोई दाना है, मतलब कोई बीज है। कलम मेरी नहीं लगती, अब जैसे तेरी कलम लग जाती है, गुलाब की कलम लग जाती है, मेरी कलम नहीं लगती है, ऐसा कह रहे हैं, है ना। मतलब कवि ने ऐसा वर्णन किया है कुकुरमुत्ता के लिए। मेरा जीवन आप जगता, तू है नकली मैं हूं मौलिक। तू है बकरा मैं हूं कौलिक। ये वाली पंक्तियां ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। तू है नकली मैं हूं मौलिक, तू है बकरा मैं हूं कौलिक। तू रंगा और मैं धुला, पानी पानी में तू बुलबुला। तूने दुनिया को बिगाड़ा, मैंने गिरते से उभारा। तूने रोटी छीन ली जनखा बनाकर, एक की दी तीन मैंने गुन सुनाकर। काम मुझसे ही सदा है, शेर भी मुझसे गधा है। हम्म, टेढ़ी लाइन क्यों लगती है भाई। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां ध्यान देंगे। काम मुझसे ही सदा है, शेर भी मुझसे गधा है। ये पंक्तियां, ये इतनी जैसी पंक्तियां निराला की पूछी गई हैं, ठीक है। निराला का नाम याद रखना है। चीन में मेरी नकल छाता बना, छत्र भारत का वही कैसा तना। सब जगह तू देख ले, आज का फिर रूप पैराशूट ले। विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूं, काम दुनिया में पड़ा क्यों वक्र हूं। उलट दे मैं ही जसोदा की मधानी, और लंबी कहानी सामने लाकर मुझे बेड़ा और खेड़ा। तीर से खींचा धनुष में राम का, काम का पड़ा कंधे पर हूं हल बलराम का। सुबह का सूरज हूं मैं ही, चांद मैं ही शाम का। कल जुगी में ढाल नाव का मैं तला, नीचे और ऊपर पाल मैं ही डांडी से लगा पल्ला। तो सारी दुनिया तोलती गल्ला, मुझसे अ, मुझसे मुझे मुझसे कल्ला। मेरे मेरे उल्लू मेरे लल्ला, कहे रुपया का अधन्ना, हो बनारस या न्यवन्ना। रूप मेरा मैं चमकता, गोला मेरा ही बमकता। लगाता हूं पार मैं ही, डुबाता मझधार मैं ही। डब्बे का मैं ही नमूना, पान में ही मैं ही चूना। नाम लिख दीजिए। इसमें नाम लिखने वाली कोई बात नहीं है बेटा। निराला की कविता पढ़ रहे हैं ना, कुकुरमुत्ता। अगर आपको पता होगा तो आप वैसे ही ध्यान रखेंगे, है ना। मैं कुकुरमुत्ता हूं पर बेंजाइन, वैसे बने दर्शन शास्त्र जैसे। ओम फलस और ब्रह्मावर्त, वैसे ही दुनिया के गोले और पर्त। जैसे सिकुड़न और साड़ी, ज्यों सफाई और माड़ी। ठीक है, बहुत लंबी कविता, पढ़ लेना इसको, ठीक है। दूसरा खंड भी है इसका, मैंने सोचा अभी खत्म हो जाएगी लेकिन टाइम हो गया है और ये अभी खत्म नहीं होने वाली है। सो आप इसको खुद से पढ़ लेना। जूही की कली कल मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। जूही की कली कल हम पढ़ेंगे। इसके साथ हम पढ़ने वाले हैं निराला की सारी कविताएं कल कंप्लीट करेंगे। शायद सारी हो पाए, लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि सारी कविताएं जो है हम कंप्लीट कर लें, है ना। तो जल्दी जल्दी से सिलेबस भी कवर करना है। और सरोज स्मृति अभी पढ़नी है हमें। इसके बाद हमें पढ़ना है, दो और कविताएं हैं। सरोज स्मृति के बाद असाध्य वीणा और राम की शक्ति पूजा, है ना। तो ये सारी कविताएं क्या करनी पड़ेंगी, हमें पढ़नी पड़ेगी। तो फिर मिलते हैं। ओके, राम की शक्ति पूजा भी, हाँ वो बहुत लंबी है। शायद अभी 2-3 क्लासेस और लगेंगी हमारी इस पे, मीन्स कविताओं पे, है ना। तो जल्दी जल्दी से झूठा सच अभी भेज देते हैं। ऐसे तुम भेज दोगे, झूठा सच भेज दो उधर टेलीग्राम पे भेज देना, ठीक है।
ऐसे है क्लास में, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। ठीक है, सुन रहे हो तुम? ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कल हम निराला को आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ओके, मोस्ट वेलकम, बाय बाय, टेक केयर।